नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। स्वदेश एजेंडा में आज बात उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए विवादित बयान की, देश में छिड़े सियासी संग्राम की, बात डीएमके के राजनीतिक फंडे की और सनातन विरोधी एजेंडे की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और विधायक उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर टिप्पणी पर विवाद लगातार जारी है। उदयनिधि के सनातन के समूल नाश के बयान ने देश की राजनीति में फिर से नई बहस छेड़ दी है। डीएमके, विपक्ष और बीजेपी सहित एनडीए गठबंधन के बीच जुबानी जंग ने राष्ट्रीय राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि इससे पहले भी स्टालिन सनातन की तुलना मच्छर, मलेरिया से, डेंगू से कर चुके हैं और अब हिंदुत्व, आस्था और पहचान की राजनीति के बीच ये बयान राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बयान के पीछे क्या है, राजनीतिक रणनीति, और क्या इस विवाद से आने वाले दिनों में चुनावी समीकरण बदलेंगे। सवाल यह भी है कि क्या ये बयान ध्रुवीकरण और वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस बयान का एक एंगल और भी है, वो ये कि दक्षिण बनाम उत्तर की राजनीति का एंगल। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். देश में एक बार फिर सनातन पर सियासी बहस तेज है। सनातन के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप ने देश की राजनीति का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ विपक्षी नेताओं के विवादित बयान है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे करोड़ों लोगों की आस्था से जोड़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रही है। बयानबाजी के इस दौर में सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा में सनातन धर्म को लेकर तीखी बयानबाजी हुई। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने 2023 के अपने उसी विवादित एजेंडे को हवा दी जिसने देश भर में बवाल खड़ा किया था। उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर कहा कि सनातन का अंत होना चाहिए। स्टालिन ने सनातन धर्म को कई सामाजिक बुराइयों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए समाज में खत्म करने की बात कही। कहा कि सनातन धर्म लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है। आपको बता दें कि 2023 में भी सनातन को लेकर स्टालिन ने कहा था कि जिस तरह हम मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना ही काफी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। तो वही कुछ नेताओं का आरोप सनातन के नाम पर कुछ दलों द्वारा सियासत करने का है, सनातन के दुरुपयोग करने का है। மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, वणकम. देखिए, सनातन में बहुत से लोगों की आस्था है, करोड़ों लोगों की आस्था है, लेकिन सनातन का मिसयूज कर रहे हैं। सनातन में कभी भी कोई भी वायलेंस की इजाजत नहीं है। जो असल हिंदू हैं, इंसानियत उनके अंदर भरी होती है और वो ही फॉलो करते हैं, लेकिन सनातन के नाम पर जो सियासत हो रही है वो गलत है। और मैं समझता हूँ स्टालिन साहब ने उस सियासत की वजह से ये बात कही। उधर उदयनिधि के बयान पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है। सनातन को लेकर दिए गए बयान पर आरएसएस, बीजेपी और दक्षिणपंथी खेमे से काफी तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने सनातन पर दिए गए बयानों को हिंदू आस्था पर हमला बताते हुए विभाजनकारी नफरत की राजनीति बताया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि क्या डीएमके और विपक्षी गठबंधन का यही असली चेहरा है। बीजेपी ने कहा कि सनातन और हिंदू धर्म का विरोध इनकी साजिश का हिस्सा है। क्या मुख्य एजेंडा ही सनातन धर्म और हिंदुओं को निशाना बनाना है। यूबीटी शिवसेना का कहना है कि सनातन के अपमान का खामियाजा ऐसे लोगों को भुगतना ही पड़ता है। कांग्रेस, डीएमके, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, इनकी एक ही पहचान, करो सनातन हिंदू का अपमान। मुझे लगता है कि जो लोग सनातन के उन्मूलन की बात करते हैं उनका उन्मूलन जनता कर देगी। तो जब उन्होंने 2023 में कहा तो 26 आते आते और निपट गए। सरकार में होते थे किसी जमाने में, अब विपक्ष में रहने लायक नहीं बचे हैं। तो वो अब हमें ज्ञान दे रहे हैं सनातन पर, जबकि सनातन सिखाता है कि सनातन का न तो आदि है न अनादि है। वाले उदयनिधि स्टालिन से हम यही कहेंगे, अपने दिमाग का इलाज करवाइए। अगर तमिलनाडु में अच्छे अस्पताल न हो तो मुंबई आइए और विदेश चलिए, उसका खर्चा हम लोग देंगे, आपका दिमाग ठीक होगा। सनातन का विरोध एक सुर में जिन जिन लोगों ने भी लगाया, आप उन लोगों का पतन देखिए। जनता उनको पाताल तक वोट का इसे करारा हार दे रही है कि सारे लोग अब पाताल तक पहुंच गए।
बीजेपी अब इस मुद्दे को हिंदुत्व और आस्था से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सनातन केवल धर्म नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान है। वहीं कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल बीजेपी पर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सबरीमाला मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थानों में महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि हिंदू धर्म जीवन जीने का एक तरीका है। इसमें आस्था रखने वालों के लिए मंदिर जाना अनिवार्य नहीं है। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली 9 जजों की संवैधानिक बेंच में यहाँ तक कहा गया कि हिंदू धर्म में आस्था होने के लिए अपनी झोपड़ी में दीपक जलाना भी काफी है। दौड़ा दौड़ा कर खदेड़ना चाहिए और खदेड़ को भगाना चाहिए, और उसको आप कुर्सी पर बैठा रहे हो। जिस राज्य में अधिकतर रेवेन्यू मंदिर देता हो, उस मंदिर के चढ़ावा से राज्य का कामकाज चलता हो, उस राज्य में सनातन की मिटाने की बात होती है सीएम के सामने में। भारत में सनातन केवल धर्म नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और परंपरा का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब कोई नेता या सार्वजनिक व्यक्ति सनातन पर तीखी टिप्पणी करता है तो इसका असर सीधे जन भावनाओं पर पड़ता है। यही वजह है कि ऐसे बयान तेजी से राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे को राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखती आई है। ऐसे विवादित बयान को पार्टी आस्था बनाम अपमान के रूप में जनता के बीच ले जा सकती है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन मुद्दे को केवल राजनीतिक करार दे रहा है। लेकिन सनातन पर दिया गया कोई भी विवादित बयान केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर सामाजिक माहौल, चुनावी रणनीति और जनमत पर भी पड़ता है। ऐसे में ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मा सकता है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो सनातन पर जो जहरीली जुबान है उससे वाकई सियासी संग्राम हो रहा है, और पहली बार नहीं है। आप पहले कुछ कहते हैं, विवादों में आते हैं, काफी विरोध होता है, फिर उसके बाद फिर बहुत अच्छे गर्व के साथ उस चीज को रिपीट भी करते हैं। इन बातों के क्या मायने और सनातन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या दिखाती है, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों बार बार इस तरीके का बयान सनातन को लेकर दिया जाता है? सिर्फ राजनीतिक रूप से तो नहीं हो सकता। आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सीधे चर्चा पर चलेंगे। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे गौरव मिश्रा। गौरव जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे बीबी शर्मा। बीबी शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। महामंडलेश्वर हैं जूना अखाड़ा के स्वामी शैलेशानंद गिरी महाराज। शैलेशानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद राघवन। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रमोद जी आपसे करूंगी, क्योंकि साउथ की राजनीति को बहुत बेहतर तरीके से आपने देखा है, समझा है, और ये जो इस तरीके का वक्तव्य और बयान आया, एक लाइन में समझे कि क्यों सनातन से कौन सी ऐसी ज्यादा दुश्मनी है? माना कि साउथ भाषा, लैंग्वेज, उनके अपने अधिकार और उनकी अपनी एकता बहुत अलग है, लेकिन सनातन पर प्रहार क्यों? पहले भी जब बोला गया था, विवाद हुआ, काफी हुआ, पूरे जो सत्ता पक्ष है, पूरे जितना भी गठबंधन है विपक्ष का, उन सबको लेकर सवाल उठे। एक बार फिर से उस चीज को दोहरा रहे हैं बहुत बेबाकी से। क्या मतलब इन सब चीजों के निकाले जाएं और इससे क्या मिलेगा? आप देखिए राखी, हम बचपन से समझते आए हैं कि अनेकता में एकता ही हम बचपन से पढ़ते आए, समझते आए। और आपने एक जो सवाल पूछा कि अगर इसको एक लाइन में समझे, तो एक लाइन में अगर हम समझे, अगर ये विरोध नहीं करेंगे डीएमके वाले, तो इनकी राजनीति तमिलनाडु में नहीं चलेगी। यही एक इनको एक सोच है जो लंबे समय से इन्होंने लगातार समय पे इस कंट्रोवर्सी को पैदा किया है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि जनरेशन बदली है, राजनीति बदली है। विजय एक उस जनरेशन को अब लीड कर रहे हैं, जहां पर आज हमने असेंबली में भी देखा कि किस तरीके से जो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो जीता है, किस तरीके से फ्लोर पे मेजोरिटी करी है। 118 की बात कर रहे थे हम लोग, वो 144 वोट से उन्होंने अपनी थंपिंग मेजोरिटी करी, और ये संख्या मैं आपको बता दूं 150 से ज्यादा है। तो अब उनको ये समझना पड़ेगा डीएमके को, एआईडीएमके को, खासतौर पर डीएमके को, क्योंकि डीएमके की राजनीति हमेशा ये रही है कि तमिल राष्ट्र बनाने के लिए उन्होंने कई बार आवाज उठाई है। उन्होंने हिंदी का हमेशा विरोध किया है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बात की थी कि हम रीजनल लैंग्वेज को भी हम प्रमोट करेंगे, तब भी ये इन लोगों को समझ में नहीं आया कि किस तरीके से, क्योंकि वो एक तरीके से तमिल को भी प्रमुखता देने की बात हुई थी केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन कुल मिला के अगर इसको लबो लुआब इसका यही है
कि तमिलनाडु में डीएमके अगर इस तरीके का विरोध नहीं करेगा तो उनका जो कैडर वोट है, उनकी जो कैडर राजनीति है, वो नहीं चलेगी। जितने अभी अभी 59 सीट्स हैं, शायद वो भी उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन उनको कहीं ना कहीं गहराई में ये बात समझ में नहीं आ रही कि सनातन का विरोध वो किस आधार पे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। डीएमके सरकार हमेशा, आज से नहीं, उदयनिधि का ये पहला मामला नहीं है। उनके पिताजी की बात कर रहे हैं, उनके दादाजी की बात कर रहे हैं, या उनके किस खानदान की बात कर रहे हैं, लगातार डीएमके की तरफ से ये विरोध बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। मेरे हिसाब से करीबन 40-50 साल से तो हम मान लें कि ये लगातार विरोध रहा है। लेकिन अब उन्होंने जिस बात को हवा दी है, उनको ये भी समझना चाहिए कि जनता ने उनको नकारा है। तमिलनाडु की आबो हवा भी बदली है, यंग जनरेशन अब आगे है, विजय जैसे सीएम को, विजय जैसे नेता को वो आगे बढ़ाना चाह रही है। तो अगर ये नहीं समझ पाए तो डीएमके का मुझे लग रहा है कि अगली बार शायद 59 की जगह इससे भी कम सीटें होंगी। राखी, ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। सुमन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सुमन जी, आ रही आवाज? हाँ अभी हेलो? आपकी, हाँ अभी मैं सुन पा रही हूँ आपको। सुमन जी, इस बयान के अब क्या मायने आप देखते हैं? एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, राजनीतिक बयान है, सिर्फ उसके पीछे का कोई और एंगल है, क्यों बार बार इस तरह की बात लाना? मैं कह रही हूँ आपके पास बहुत मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, जब पहले भी आप सनातन की तुलना कभी मच्छर से करते हैं, कभी डेंगू से करते हैं। क्यों आपके पर्टिकुलरली किसी भी आपके धर्म पर कोई इस तरह की टिप्पणी तो कोई नहीं करता, तो सनातन को आप इस तरीके से क्यों ले जा रहे हैं? मतलब मूल रूप से मैं समझना चाह रही हूँ, सनातन को किस तरीके से डीएमके आंक रहा है, किस आधार पर? देखिए, तमिलनाडु में डीएमके की राजनीति हिंदी विरोधी और हिंदू विरोधी, हिंदी का विरोध करना है उन्होंने, हिंदू का विरोध करना है, सनातन का विरोध करना है, इसी के सहारे उनकी राजनीति चलती आ रही है। केवल ये उदयनिधि स्टालिन नहीं, इनके पिताजी, इनके और नेता भी शुरू से ही सनातन धर्म का, हिंदू और खास तौर पर जो उत्तरी भारत की संस्कृति है, इसका विरोध करते आए हैं। ये ठीक है कि 2021 में 133 सीटें डीएमके ले गया था वहां पर, और कांग्रेस भी 7 लग के 17 सीटें ले गई थी। लेकिन जब विरोध किया उन्होंने तो डीएमके घट के रह गई 59 और कांग्रेस के रह गई 5। देखो, कोई भी आदमी बिना वजह किसी धर्म का विरोध नहीं चाहता। कोई सनातन में ऐसी बहुत बड़ी कमी नहीं आ गई है या कोई ऐसी दिक्कत आ गई हो जिसका विरोध करना पड़ रहा है। एक अंतरराष्ट्रीय एक धर्म है ये। पूरा देश 80% 85% ज्यादा लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए अगर आपका विरोध इसका करते हो तो देर सवेर आपको ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2026 में डीएमके ने ऐसा खामियाजा भुगता है, और आगे अगर इनका सिलसिला जारी रहा कि हिंदी का विरोध करो, हिंदू का विरोध करो। अभी जब ये जोसेफ विजय शपथ लेने लगे तो वहां पर पहले राष्ट्रीय गान बजा दिया गया और बाद में बजाया गया जो है वो हमारा जो तमिलनाडु का जो प्रदेश का गीत है वो गाया गया। डीएमके ने विरोध किया इसका कि भाई जनगण मन पहले क्यों बजा दिया आपने? भाई, आप तमिलनाडु देश का हिस्सा है, अगर देश के राष्ट्रीय गीत बजाया जा रहा है पहले, तो आपको क्या एतराज हो गया इसमें? ठीक है, तमिलनाडु का भी गीत गाना चाहिए, वहां का प्रदेश का गीत, कोई विरोध नहीं है इसमें। लेकिन अगर पहले गा दिया बाई चांस वहां पर राष्ट्रगीत, तो उसका विरोध करने लगा डीएमके। इस तरह की जो घटिया मानसिकता है, ये डीएमके को आगे आगे नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, डीएमके में हिंदू विरोधी माहौल बना रहता है हमेशा वहां पे, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में इसका असर है। अब कांग्रेस साथ लगी थी, कांग्रेस साथ छोड़ दिया, वजह कुछ और रही है इसकी, कोई सनातन वजह नहीं रही, लेकिन साथ छोड़ के फायदा रहेगा कांग्रेस को वहां पर, क्योंकि सांप्रदायिक और इस तरह की सनातन विरोधी बातचीत करके, एक प्रोपेगेंडा करके डीएमके चाहता है कि वो एक बड़े नेता बन जाएंगे, उनकी पार्टी को बड़ा कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आज भाजपा ही नहीं, बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो सपा हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी हो, कोई भी जो है राष्ट्रगीत का विरोध नहीं कर सकता, या जो हमारी सनातन धर्म है इसका विरोध नहीं कर सकता। तो ये सीधा सीधा एक उन्होंने शुरुआत करी है, हालांकि पुरानी शुरुआत है उनकी। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम जो उदयनिधि स्टालिन है, आजकल तो तमिलनाडु विपक्ष के नेता हैं, पहले सत्ता के नेता हुआ करते थे,
कुछ दिन पहले तक। अब विपक्षी नेता है वो, उनको समझ आनी चाहिए उनको कि ये विरोध गलत है, उनका नाजायज है और कोई इसको पसंद नहीं करता। ठीक है, शैलेशानंद जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। महाराज जी, सनातन पर ये सवाल क्यों और इस तरह की राजनीति के मायने क्या हैं? मुझे ऐसा लगता है कि एक मत तो ठीक है, पहले भी ये बात आई थी कि हम पर हिंदी थोपने का प्रयास ना करें, हम पर हिंदी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। भाई आपको नहीं एक्सेप्ट करना, आपके यहाँ नहीं चलता, कोई बात नहीं, लेकिन आप सनातन को या हिंदी को या उससे जुड़े हुए लोगों को आप इस तरीके से कंपेयर करें या कुछ बात कहें, मुझे नहीं लगता ये एक अच्छी बात है। और मैं इस बात पे इसलिए भी बात कर रही हूँ, हम तो कभी किसी साउथ के लिए इस तरह की बात नहीं करते या उनके किसी उस तरह से सवाल उठाते, तो फिर ये बातें क्यों? और सनातन पर इस तरीके से सनातन को कहते हैं ना कि पूरा समूल नाश हो जाना चाहिए, क्या मायने हैं और ये क्या संदेश देते हैं? जी देखिए, शर्मनाक वक्तव्य है और आज का नहीं है, अनेकानेक बार इस प्रकार के वक्तव्य देते रहे हैं। दक्षिण भारत को उत्तर भारत से यानी भारत के टुकड़े करने की मंशा रखने वाले ये लोग ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाने की एक साजिश रच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनका वजूद कहीं ना कहीं खतरे में आ रहा है, क्योंकि इनका जनाधार तो खत्म होता चला जा रहा है। मैंने इनको कहा था पहले भी इस विषय के ऊपर कि उग्र प्रांतवाद या उग्र राष्ट्रवाद और उग्र धर्मवाद ये वाकई में पूरे विश्व के किसी भी देश के लिए खतरनाक है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। राइटिस्ट हो, सेंट्रिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, उग्रता है क्यों? ये उग्रता पॉलिटिकल पोलराइजेशन के लिए की जा रही है। और आप ये देख लिया आपने कि पोलराइजेशन यदि हमने बंगाल में हिंदू मुस्लिम का देखा है, तो अब यहाँ पर हमारे आर्य और द्रविड़ संस्कृति का आएगा। जबकि ये कोई अंतर सभ्यता का विवाद नहीं है, अंतर सभ्यता का ये कोई क्लेश नहीं है, किंतु पॉलिटिशियंस इसको इस तरीके से पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जिससे कि ये कहीं ना कहीं सभ्यता का संकेत हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टालिन जैसे लोगों के लिए कोर्ट्स को, जितने न्यायालय सुप्रीम कोर्ट विशेष तौर पर, उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और स्वतः संज्ञान लेकर के उनकी अभिव्यक्ति को दंडित करना चाहिए, क्योंकि ये कुत्सित साजिश के साथ अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो मुझे यही लगता है जी। बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। गौरव जी मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अनम्यूट करिएगा। गौरव जी, क्योंकि ये बात जो जिस तरीके से आई और सनातन को लेके पहले भी आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने तब भी सवाल उठाया था, मुझे ऐसा लगता है कि एक विपक्ष की राजनीति का एक हिस्सा मानते हुए यदि समझने की कोशिश करूं तो भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि हिंदुत्व और सनातन के लिए हमेशा कहा जाता है, शायद इसलिए ये कटाक्ष उनका हो सकता है जो अच्छा नहीं है, क्योंकि सनातन में फिर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, सनातन अपने आप में बहुत बड़ा है। सनातन को कोई आप एक वर्ग से या किसी राजनीतिक दल से परिभाषित नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके का बयान आया, दोबारा से ये सारी चीजें फिर चर्चा में हैं, ये सवाल खड़ा करती हैं कि आखिरकार क्यों? और वाकई में मुझे लगता है केंद्र में सरकार है, राजनीतिक रूप से ना सही इस पर एक प्रोसेस के तहत एक्शन तो लिया जा सकता है। राखी जी, एष धर्मः सनातनः, यह महाभारत में बोला गया है, भगवान ने स्वयं बोला है, सनातन ही एकमात्र धर्म है। और सानु संस्कृति प्रथमा विश्वारा, हमारी संस्कृति भी दुनिया की प्रथम संस्कृति है। और उस जगह से ये आवाज उठ रही है जिस धरती पर तिरुवल्लुर पैदा होते हैं, रामानुज पैदा होते हैं, भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य पैदा होते हैं, अंडाल पैदा होते हैं, अपर पैदा होते हैं, कंबन, रामायण जिन्होंने लिखी है कंबन, वो जन्म लेते हैं, जिन्होंने सनातन को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो मूर्धन्य लोग उस तमिलनाडु की धरती पर जन्म लिए हैं, उसी धरती पर ऐसे ऐसे रावण भी पैदा होते हैं, उसी धरती पर ऐसे ऐसे पैशाचिक लोग भी पैदा होते हैं। वो किस लिए? ये सांस्कृतिक युद्ध है। सनातन के नाश की कल्पना क्रिश्चियनिटी ने भी की, इस्लाम ने भी की, और भारत के अंदर जो सनातन के शत्रु हैं, जो राजनीति की रोटी सेकते हैं ना, जिसके आधार पर उनकी राजनीतिक दुकान चलती रही, वो सनातन का सूर्य 2014 में जब उदय हुआ, सनातन किसी पार्टी का मोहताज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का पेटेंटेड नहीं है या किसी भी पार्टी का पेटेंटेड नहीं है। लेकिन यदि कोई पार्टी सनातन का विद्रोह करके अपने लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का हथियार बनाती है, तो निश्चित रूप से उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सनातन के लिए बलिदान दिया है। मैं स्वयं ऐसे कई आंदोलनों में रहा हूं, इसलिए इनका जो बयान है पूरी तरह से राजनीतिक है। और आज काशी तमिल संगमम हो रहा है, तमिलनाडु के लोग काशी जैसे उत्तर भारत के स्थान पर, पवित्र स्थान पर आ रहे हैं और दोनों संस्कृति आपस में आत्मसात हो रही है। इनके काटने और बांटने से सनातन खत्म होने वाला नहीं है। उज्बेकिस्तान में सनातन जन्म ले लिया,
अरब के देशों में सनातन जन्म ले लिया, चीन में भी 20 लाख से ज्यादा लोग सनातन को मानने वाले हैं, रशिया में मानने वाले हैं, अमेरिका में मानने वाले हैं। कहां कहां ये खत्म करेंगे? इनकी हैसियत है क्या खत्म करने की? ये स्वयं खत्म हो जाएंगे, इनका नाश हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र धर्म है जो स्वतंत्रता में विश्वास रखता है और प्राणी मात्र में स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, जीव जंतुओं में स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, किसी को बंधन में नहीं रखता है, बंधन मुक्त रखता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि आप अधर्मी हो जाइए। आप अधर्म के रास्ते पर चलेंगे और सनातन का नाश करने की चेष्टा करेंगे तो आपका नाश अवश्यंभावी, उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। ब्रह्मांड स्वयं आपको नष्ट कर देगा। और ये राजनीति का खेल जो खेल करके द्रविड़ मूवमेंट के आधार पर हिंदी बनाम तमिल और दक्षिण बनाम उत्तर जो किए हैं ना, इसकी भट्टी की आग जो है अब ठंडी हो गई है। और वही आग उत्तर प्रदेश में भी सुलगाने का काम होता है, बिहार में भी, पश्चिम बंगाल में भी। अभी आपने परिणाम देख लिया कि किस तरीके से सनातन के नाश की परंपरा शुरू हुई। और ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं हुआ, कभी हमारा सनातन पर्शिया तक था, पूरे पृथ्वी की सभी जगह फ्लरिश होता था, लेकिन काट काट करके अमृत कुमार जैसे लोगों ने आतताइयों को भारत में प्रवेश दिया और आज स्थिति हुई कि सिमट करके रह गया था केवल उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में। और इस तरह की शक्तियां जन्म ले ली डेमोक्रेटिक रूप से और राजशाही तरीके से सनातन को नाश करने में, नष्ट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। यहां तक कि सनातनियों के ऊपर खुले रूप में गोली चलाई गई। 1992 में गोली चलाई गई, 90 में आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने, सनातन ही तो थे जो अयोध्या में मारे गए। कौन थे? किसका नाश हो रहा था? सनातन का ही खत्म करने का प्रयास था। लेकिन सनातन खत्म हुआ 522 वर्ष के बाद। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर विराजमान है, दिव्य मंदिर विराजमान है, लोग देख रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से, अपने स्वतः स्फूर्त तरीके से ये चीजें प्रस्फुटित हुई हैं और हो रही हैं। और आज पश्चिम बंगाल में देखिए जनता ने कैसा आशीर्वाद दिया, किस तरीके से। आसाम में देखिए 40% से अधिक सनातन विद्रोही वहां पर डेमोग्राफी को बदल चुके थे, लेकिन आसाम पूरा का पूरा आज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए सनातन के बल पे खड़ा हुआ है। सनातन ने ही एकजुट किया है पूर्वी भारत को, कच्छ से कामाख्या तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सनातन ही है। और इस राष्ट्र की जो चेतना है ना, जो आत्मा है, वो सनातन में ही बसती है। इसलिए स्टालिन आ जाए, स्टालिन जैसे हजारों लोग आ जाए, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये अपने आप चलने वाली व्यवस्था है। इसके लिए किसी एक किताब की जरूरत नहीं है, किसी एक भगवान की भी जरूरत नहीं है, किसी एक देवदूत की भी जरूरत नहीं है। इसमें स्वतः लोग जन्म लेते हैं। इसी धरती पर भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पूरे चारों कोनों को केलित कर दिया, 4 बार पैदल चल करके इसी देश के अंदर में। तो इनकी राजनीति धरी की धरी रह जाएगी। धर्म के रास्ते पे चलेंगे, बचेंगे, अधर्म के रास्ते पे चलेंगे राकेश जी, नष्ट हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के विरुद्ध अंतिम सांस तक लड़ेगी। आपने देखा 350 से ज्यादा हमारे कैसे कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में मारे गए, केरल में मारे गए और पूरे देश में। लक्ष्मणानंद जी को कौन भूल सकता है, जिनको उड़ीसा में मार दिया गया इसी सनातन की रक्षा के लिए। तो मुझे लगता है कि ये अंतिम है और ये भय इनको सता रहा है कि क्योंकि अब इनकी राजनीति की दुकान शटर बंद हो रहा है, इसलिए इनको भय सता रहा है कि इस तरह के बयान ये दिए चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। बीबी शर्मा जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बीबी शर्मा जी, इस बयान के आप क्या मायने निकालते हैं? और मैं ये सवाल इसलिए भी कर रही हूँ कि पहले गठबंधन था, अब ना सही, और हाल ही में इलेक्शन भी हुए हैं। क्यों इस तरह की बात करके एक संदेश देने की कोशिश, और ऐसे लोगों के साथ वाकई कौन रहेगा? कैसे आप इस बयान को लेते हैं और क्या इसका एक मायना निकालने की कोशिश करें? देखिए जी, बयान तो जाहिर सी बात है गलत है उनका। किसी भी धर्म के बारे में, चाहे सनातन के बारे में या किसी भी दूसरे धर्म के बारे में, किसी भी इस तरह की टिप्पणी करना गलत बात है। कि सनातन का समूल नष्ट कर देंगे, ये कोई नहीं कर सका। ये तो बहुत छोटे से हैं डीएमके के नेता, तो इनका तो कुछ भी वजूद ही नहीं है। बड़े बड़े आपदाई आए, वो सनातन का नाश नहीं कर सके, तो इनके तो कोई मैं गिनती नहीं समझता। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन के होने का मतलब ये नहीं है कि हम उनकी सारी चीजों से सहमति जताएंगे या हर चीज से असहमति जताएंगे। गठबंधन था किसी और वजह से था। गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति के लिए लेकर था। राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसी पार्टी जो लगातार लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, उसको रोकने के लिए गठबंधन करा गया था और वो रुकी तमिलनाडु में। इस बार उनका आगे नहीं बढ़ा उनका ग्राफ आगे। जो अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे भाजपा वाले कि पश्चिम बंगाल में, वो तो सबने देखा है किस तरह से डकैती हुई है पश्चिम बंगाल में और आसाम में, किस तरह से वोट काट के एसआईआर के बहाने 27 लाख वोट को वंचित कर दिया गया लोगों को वोट डालने से, और उसके बाद इन्होंने जीत हासिल करी है। तो ये तो खैर चलिए, अब आप इससे सनातन से जुड़ते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी तो आदत है धर्म के नाम पे राजनीति करनी। कांग्रेस की आदत नहीं है धर्म के नाम पे राजनीति करने की, और कांग्रेस ऐसे किसी भी बयान से किनारा करती है। हमारे तरफ से हमारे किसी भी नेता का कभी भी बयान इस तरह से कभी भी नहीं आएगा कि फलाने धर्म को या इस धर्म को या सनातन धर्म के साथ किसी भी धर्म के लिए
हम कभी भी कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं करते। हम शुरू से जब से चलते आ रहे हैं, आपको याद होगा इंदिरा गांधी जी का भी कार्यकाल, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, यही बात होती थी। कभी ना जात की बात करी हमने, ना पात की बात करी, ना धर्म की बात करी, आज तक भी हम इसी चीज पे कायम है। हमारी लकीर बिल्कुल साफ है। और गठबंधन पिछली बार था, और अगर उसकी बात करी जाए राजनीतिक रूप से इसके लाभ हानि की बात करी जाए तो पिछली बार 23 में भी इन्होंने यही बयान दिया था, उसके बावजूद भी ये अच्छी खासी 22 सीटें जीत के आए थे। तो इसका मतलब तमिलनाडु की जनता या तो उसको कुछ समझती है या कुछ और समझती है, कुछ और मायने निकालती है उसकी, या हो सकता है इनके बयानों की जो है बात करी जाए कि ये अगर बात करते होंगे हिंदी में ढंग से ना समझा पाते हो, तो उस बारे में मैं गहराई में नहीं जाना चाहता कि तमिलनाडु की जनता क्या सोचती है और क्या नहीं सोचती है। और जबकि सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर भी तमिलनाडु में ही गिने जाते हैं, और उसके बावजूद भी अगर वो उन्हें वोट दे रही है, 22 सीटें लोकसभा में दे देती है पिछली बार, और इस बार भी उन्हें अच्छी खासी 50 या 55 कितनी सीटें उनकी वो भी मिल जाती है उन्हें, तो कहीं ना कहीं ये चीज है। लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं है, किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी करना गलत बात है। सबके धर्म की अपनी अपनी परिपाटी है, सब अपने अपने धर्म को पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी भी तरह से आप पालन कीजिए, लेकिन दूसरे धर्म के ऊपर अनर्गल टिप्पणी मत करिए। मैं इस बात के मैं बिल्कुल असहमत हूँ इस चीज से। चलिए डीपी यादव जी, आपका क्या मत है, इस बयान के क्या मायने हैं, और राजनीतिक रूप से भी समझे तो क्या ये ठीक है, और क्या ऐसे बयान देके आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा वहां की जनता को, या क्योंकि हाल ही में चुनाव हो गया तो अब क्या ही आप अपनी लालुकता वहां दिखाने की कोशिश करेंगे, होती तो पता चलती ही, लेकिन इस तरह के बयान क्योंकि पहले भी दिया था उन्होंने, अब फिर दोबारा से यही सारी बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये कुछ अट्रैक्ट करने की कोशिश है कि हिंदी थोपेंगे नहीं, क्योंकि तमिलनाडु की जहां तक बात की जाएगी, साउथ में सब अपनी भाषा को प्राथमिकता देते हैं, वहां का सिनेरियो बहुत अलग है, वहां की राजनीति भी बहुत अलग है, लेकिन इस तरीके से आप किसी को कटाक्ष करते हैं, क्या ये सही होगा? डीपी यादव जी मुझे सुन पा रहे हैं, अपनी बात रखिएगा। चलिए डीपी यादव जी शायद कनेक्ट नहीं है, एक बार फिर से प्रमोद राघवन जी की तरफ मैं जाऊंगी। प्रमोद जी, एक ये बात है, क्या वाकई अपने प्रदेश के लोगों को रिझाने के लिए या अपने वोट बैंक को, खास तौर पे उस वोट बैंक को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए जो कट्टर एकदम साउथ की राजनीति में मंजे हुए होते हैं, उन लोगों को अपने तरफ लाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि आप देश में हो, देश से अलग आपका कोई हिस्सा नहीं है, राज्य अलग होते हैं, स्टेट अलग होते हैं, पर है तो भारत, आप हैं भारत में ही, अलग तो कहीं आ नहीं गए। तो आप कहीं भी, इतने स्टेट हैं हमारे यहाँ, सबकी अपनी एक भाषा है, सब अपनी अपनी भाषा को सम्मान करते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, हम हिंदी का सम्मान करते हैं, लेकिन ये मत हमारा नहीं है कि हम असम में जाएंगे तो हम असमिया की लैंग्वेज का अपमान कर दें, हम साउथ में जा रहे हैं तो हम तमिल का अपमान कर दें। तो फिर ये जो परिपाटी यहाँ से निकली है, इसका एक मूल समझने का हम कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो देश की बात हो गई ना, आप किसी भी देश के, किसी भी स्टेट की, किसी भी प्रदेश की भाषा पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? राखी, बिल्कुल सही कहा आपने। और दूसरी बात है कि इसको गहराई से समझने की जरूरत, आप और हम इस बात को समझते हैं, बतौर पत्रकार हम इन चीजों को समझते हैं कि गहराई क्या है, जमीन की सच्चाई क्या है, हम इसी चीज को जनता के सामने लाते भी है। लेकिन जो नेता लोग हैं, खासतौर पर जो कट्टर राजनीति वाली, जो कट्टर सोच वाली जो राजनीति करते हैं, अब उदयनिधि स्टालिन की एक बात और बताता हूँ कि असेंबली में जब तमिल स्टेट का जो सॉन्ग है वो राष्ट्रीय गीत के बाद में गाया गया, उनका पहला विरोध वहां शुरू हुआ। क्या एक नेता को इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि पहले, जब हम चाहे बचपन से कर रहे हैं, राष्ट्रगान सबसे पहले होता है, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरह का कोई भी, अगर वो पॉलिटिकल या इस तरीके से, खास तौर पर जब संवैधानिक से जुड़ा कोई प्रोग्राम होता है, विधानसभा में शपथ की बात हो या राज्यसभा, लोग सब जगह हमने देखा है कि ये सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को होती है। लेकिन उसका विरोध करना कि क्यों तमिल सॉन्ग बाद में बजाया गया, हम डीएमके के लीडर बहुत सीनियर लोग हैं, हम इसका विरोध करेंगे, हम इसको तमिलनाडु में नहीं होने देंगे, ये पॉलिटिक्स। अरे इस बात पे पॉलिटिक्स कोई भी पार्टी नहीं कर रही है, केवल डीएमके को छोड़ के, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। मुझे नहीं लगता कोई ये किन्हीं को इस बात से कोई शिकवा शिकायत हो कि नहीं आप राष्ट्रीय गान जो है बाद में बजाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको पता है उसकी प्रायोरिटी क्या है, बचपन से हमें सिखाया गया है। लेकिन डीएमके की जब सोच आती है तो वो कट्टर सोच, उसी कट्टर सोच का नतीजा है, अब उनके सामने दिखने लगा है। वो अगर ये सोच नहीं बदलते हैं, मैं जमीन की हकीकत बता रहा हूँ, कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूँ, जब डीएमके फुल मेजोरिटी में थी, तब की मैं बात बता रहा हूँ। तब चेन्नई में गया या हम कभी भी रिपोर्ट करने कहीं जा रहे हैं या कहीं किसी से मिल रहे हैं, तो हिंदी को लेकर एक जो दूरी दिखती है। अगर मैं हिंदी बोल रहा हूँ या कोई हिंदी आके वहां बोल रहा है, चाहे कैब की बात हो, चाहे ऑटो रिक्शा की बात हो या किसी दुकान की बात हो, तो
एक अलग नजर से देखा जाता कि अरे ये क्या हो गया। भाई आप उसी देश के रहने वाले हैं और हिंदी को लेकर इतनी नफरत एक टाइम पे थी। हालांकि मैं ये भी बताऊं कि अब बहुत कम हो गई है, अब उस तरीके की सोच नहीं है। काफी कुछ जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि जनरेशन जो बदल रही है, यूथ जो है वो इन सब चीजों को नहीं चाहता, वो इन चीजों को नहीं समझता और इसी वजह से सत्ता आप बदलते देख रहे हैं। और हो सकता है अगर विजय ने बहुत अच्छा एक सरकार चलाई, जैसे उन्होंने आज भी कहा कि अच्छी सुझाव का स्वागत है, चाहे वो एक पार्टी एक विधायक वाली पार्टी भी दे हमें तो उसका स्वागत है, उसको मैं अमल पे लाऊंगा। लेकिन अगर किसी तरीके का वैराग्य हो, मन में कुछ और हो, कथनी और करनी में फर्क हो, तो ऐसी किसी भी चीज को मैं रिजेक्ट करूंगा। तो एक बहुत अच्छी बात है। तो विजय मुझे लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव नोट पर आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से उनको आज 144 फ्लोर पर उनका टेस्ट हुआ तो 144 वोट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। 150 से ज्यादा लोग उनको चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, अलग अलग पार्टी के। ये केवल उनकी पार्टी की बात नहीं है या जो उनको समर्थन दिया जो 2-3 पार्टी है उनकी बात नहीं है। विरोधी पार्टी के एमएलए भी आउट ऑफ वे जाके उन्होंने अपनी पार्टी से बगावत करके उनको सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब है कि विजय की सोच के साथ अब विधायकों की, अपोजिशन पार्टी के विधायकों की भी सोच बदल रही है। और जहां तक सनातन की बात है, ये डीएमके सरकार पहले भी बहुत ऐसे फैसले हैं हम उठा के जानते हैं कि कितनी बार बहस हो चुकी है कि मंदिर के खिलाफ काम करना, मंदिर का फंड डाइवर्ट करना किसी विशेष संप्रदाय की तरफ, या इस तरीके के बहुत सी ऐसे फैसले हुए हैं। लेकिन अब जो स्थिति बन रही है, मैं इसको एक दो तरीके से देखता हूँ, विजय के पहले और विजय के बाद। मतलब विजय का जो कार्यकाल अब जो शुरू हुआ है वो और पहले की राजनीति अभी तक काफी कुछ कैडर की राजनीति थी, फिक्स थी कि एक बार एआईडीएमके, एक बार डीएमके, एक बार एआईडीएमके, एक बार डीएमके। लेकिन अब विजय जिस नई सोच और नई राजनीति के साथ आए, मुझे लगता है जनता उनके साथ है और खास तौर पे यूथ उनके साथ है, क्योंकि उनकी अपनी एक बड़ी फैन फॉलोइंग है, उसमें सबसे ज्यादा यूथ है। तो सोच और ये सोच का फर्क है कि मुझे लगता है इसके बाद जो तमिलनाडु की दशा और दिशा है वो दोनों जरूर बदलते हमें नजर आए। बिल्कुल सही बात है। और डीपी यादव जी भी जुड़ गए हमारे साथ। डीपी यादव जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। डीपी यादव जी, एक बार फिर से सनातन पर सवाल है। समूल नाश की बात कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन, कैसे इस बयान को लेते हैं और क्या इसके पीछे का एक एंगल देखते हैं? जी देखिए राखी जी, अगर कुल मिलाकर के इस बयान का लबोलुआब निष्कर्ष निकाला जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक माध्यम माना जाएगा। देखिए हमारा जो संविधान है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक कहीं ना कहीं जो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का जो है फंडामेंटल राइट देता है। आप जो है भारतवर्ष में रह करके किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये चेतावनी भी देता है और ये आपका कर्तव्य है कि आप किसी भी धर्म के बारे में कोई उल जुलूल बात ना करें, ऐसी बात ना करें कि किसी मानने वाले को कोई कष्ट हो, उसको आघात पहुंचे। तो पहली बात तो जो स्टालिन ने बयान दिया है वो सरासर गलत है, उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। ठीक है, राजनीति करिए, उनके जो पितामह थे वो भी राजनीति में बहुत सक्सेसफुल रहे, उनके पिताजी ने तो पिछली सरकार ही चलाई पूरे 5 साल की। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो राजनीतिक रूप से असफल लोग रहे हैं। उन्होंने तमिलनाडु में अच्छी सरकार चलाई है, बहुत प्रोग्रेसिव काम किए हैं और हार जीत तो लगी रहती है। लेकिन देखिए धर्म और राजनीति अलग अलग चीज है, दोनों का घालमेल नहीं करना चाहिए। और हम लोग तो लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेले की शुरुआत किया था, जो कहीं ना कहीं जो हमारे देश के जो विभिन्न रामायण है, चाहे बंगाल का रामायण हो, मराठा का रामायण हो या अन्य किसी कोई और रामायण हो, जिसमें संवाद और समन्वय स्थापित हो। तो राखी जी पहली बात तो ये उनको अपने बयानों में संयम बरतना चाहिए। और जहां तक बात रही सनातन की, हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को कौन नष्ट करेगा? हाँ, लेकिन जो हमारे धर्म में या और किसी धर्म में, देश या विदेश के, दुनिया के कोई भी धर्म हो, उनमें जो कोई खामियां हैं तो समय समय पर उसके बारे में लोगों ने आगाह भी किया है। चाहे हमारे कबीर दास रहे हो, चाहे हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हो, उन्होंने लोगों को चेताया कि भाई अगर किसी धर्म में कोई कमी है, खामी है, कोई अंधविश्वास है, कोई ढकोसला है, लोगों को एक दूसरे का ऊंच नीच की बात अगर वो धर्म करता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसमें सबको अपना मत रखने का अधिकार है। और ऐसा हिंदू धर्म में भी होता आया है। हिंदू धर्म किसी एक की बकौती नहीं है,
और देखिए भारतीय जनता पार्टी तो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि लोग थोड़ा सा टिप्पणी कर दें हिंदू धर्म के ऊपर या और किसी धर्म के ऊपर, हम उसको लपकें और जो देश में तमाम तरह की जो है खामियां हैं, जो तमाम तरह की परेशानियां हैं, जो देश जूझ रहा है, हमारा बेरोजगारी से, अशिक्षा से और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की समस्या से, शिक्षा की समस्या से, डीपी यादव जी, ऑडियो ब्रेक हो रहा है आपका। चलिए दोबारा से कनेक्ट होंगे, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब आप जुड़ेंगे दोबारा से, क्योंकि ऑडियो नहीं आ रहा है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है या नहीं। तभी मैं वो बात कहूंगी जो एक बात निकली थी। थोड़ा सा इस चीज़ को आगे बढ़ाती हूँ मैं। सुमन जी, एक बात अभी कह रहे थे, हालांकि मैं बीच में उनको टोकती, लेकिन वो ऑडियो ही चला गया उनका। एक जो बात है, किसी का पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रही हूँ, ये जो बात उन्होंने अभी कही कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर और इस तरीके से सनातन से जोड़कर कि इस तरह से जो लोग कोशिश करते हैं या जो प्रयास करते हैं, भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा उदयनिधि स्टालिन को कि आप सनातन के बारे में ये सब कहिए, ना कांग्रेस ने कहा, ना किसी और अन्य दल ने कहा। अमूमन यहाँ सभी लोग उस बयान का विरोध कर रहे हैं। फिर ये कौन सी राजनीति का हिस्सा है कि आप ले दे के सत्ता पक्ष या हिंदुत्व की राजनीति करता तो आप उन पर थोप देंगे? मैं थोड़ा सा इससे ना, इस तरह की चीजें नहीं एक्सेप्टेबल हैं। कैसे इसको हम एक्सेप्ट करें, बताइए। देखिए, देश में तुष्टीकरण का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। कोई मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, कोई तमिल तुष्टीकरण कर रहा है, कोई ईसाई तुष्टीकरण कर रहा है। इस तरह का ये तुष्टीकरण देश के और राष्ट्र के हित में नहीं है। तमिलनाडु में जिस तरह से डीएमके ने तमिल लोगों को खुश करने के लिए सनातन के खिलाफ बयान दिया है, ये इसकी सभी तरफ से निंदा की जा रही है। केवल पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जो आम सनातन धर्म में या आम धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको भी स्टालिन का यह बयान अच्छा नहीं लगा। और कम से कम भाजपा को और सरकार को, विजय जो अपने जोसेफ विजय मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उन्होंने अभी इस बयान को लेकर चुप्पी धारण कर ली है। मुझे ऐसा लगता है शायद वो फिलहाल शुरुआती दौर में किसी कंट्रोवर्सी पड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको इस पर बोलना चाहिए। देखो, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो एक अच्छी छवि लेकर वो मुख्यमंत्री बने हैं, लोगों को भरोसा बहुत है उनसे। अगर इस तरह की घटिया बात अगर स्टालिन ने कह दी है तो इसका कड़ा नोटिस लेना चाहिए उनको और विधानसभा के अंदर कंडेम करना चाहिए इसको। लेकिन उन्होंने भी चुप्पी धारण की हुई है, लेकिन ये चुप्पी धारण उनके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होने वाले नहीं है। ठीक है, उनके पास अच्छे खासे विधायक आ गए हैं, 108 से बढ़ा के उन्होंने काफी संख्या बढ़ा ली है अपनी। अभी सरकार को खतरा नहीं है, सरकार को चाहे खतरा ना हो, लेकिन देश सब कुछ देख रहा है कि विजय जी, आपको लोगों ने बहुत बड़ा बहुमत दिया है। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई इस तरह से राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, धर्म विरोधी बयानबाजी कर रहा है तो उस पर अंकुश लगाएं आप। क्यों नहीं पर्चा दर्ज हो रहा स्टालिन के खिलाफ? पर्चा दर्ज करना चाहिए उसके खिलाफ। अगर उसने पूरे देश के सनातन धर्म को इस तरह अपमानित किया है, इस तरह नीचा दिखाया है, तो क्या हिम्मत है उसकी? विजय को इस मामले में आगे आना चाहिए, तभी उनकी छवि बनी रहेगी। वरना और जैसे मुख्यमंत्री आए हैं, दब्बू बन के रहना, सरकार चलाने के समझौते करते रहो, हाथ पैर जोड़ते रहो, अगर वो भी यही सिस्टम में चलते रहे तो जो उन्होंने शुरुआत की है उसको एक बड़ा धक्का लगने वाला है। बिल्कुल। शैलेश आनंद जी, मुझे ऐसा लगता है हर व्यक्ति को आज़ादी है, कहते हैं ना, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके पास है। कुछ भी आप कर सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ भी बोलने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी अपमानित कर देंगे। मुझे ऐसा लगता है इस देश में चाहे जाति धर्म की बात कर लिए, चाहे सनातन तो बहुत अलग ही हो गया, उसका मैंने शुरू से बोला, उसका ग्राफ इतना बड़ा है कि आप उसके नाश करने की तो कोई कैसी कल्पना कर ही नहीं सकते, आप दूर दूर तक नहीं सोच सकते। लेकिन सवाल इस बात का है, बोल के इस तरह की बात करने वालों के लिए अपने आप में एक नियम कानून, जैसे संविधान है हमारा, हर चीज का उसका एक संविधान में सारी चीजें निहित हैं कि कहाँ किस चीज पर एक्शन हो सकता है। मुझे लगता है कोई भी पार्टी हो, कितना ही बड़ा लीडर हो, यदि वो किसी भी धर्म के प्रति यदि उसके नष्ट करने की या खात्मे की बात करता है,
उन पर अपने आप ही मुझे लगता है स्टैंड लेके कार्रवाई की जानी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है। एक हम बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं जो साथ के लोग हैं वो इस पर संज्ञान लेके एक्शन लें, तब शायद इस तरह के बयान रुके। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, जब भारत या यहाँ का कोई राजनीतिक दल, हम यदि साउथ के लिए या दक्षिण के लिए या हम तमिल भाषा के लिए या हम कन्नड़ के लिए या हम दूसरी भाषाओं के लिए, हम किसी के धर्म के लिए उनके खात्मे की बात नहीं करते, तो क्यों हमारे लिए इस तरीके से सवाल आया? हमारे सनातन को क्यों खत्म करने की बात तमिलनाडु से आई? ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अलगाववाद, मैंने पहले अपने उद्बोधन में कहा, अपने पहले स्टेटमेंट में, कि अलगाववाद का एक नया हिडन एजेंडा लेकर के ये लोग बैठे हुए हैं। यूनाइटेड स्टेट्स वाला जो मैंने आपको कहा, आप एक चीज देखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहले हम सिक्किम जाते थे, मणिपुर जाते थे, तो वहां पर क्या होता था, मदी से आ गए, मदी से इन्हें मैदानवासी आ गए, तो पहले पहाड़वासी मैदानवासी इनका डिफरेंस क्रिएट करने का प्रयास हुआ। फिर आप और कहीं जाएंगे तो भाषा के आधार पे अंतर करने का प्रयास हुआ। और ये तमिलनाडु वाला जो ये मामला है, ये तो एक स्पष्ट से एक साजिश है, और इसको तो बड़ी गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। देखिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि कुछ भी मुंह उठा करके आपने बोल दिया। अमर्यादित वाणी को हम कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर लेते हैं, आचार संहिता के अंदर लेते हैं, तो इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर तो राष्ट्र की सुरक्षा का भी अधिनियम लग सकता है, क्योंकि उनकी वाणी से राष्ट्र के अंदर अस्थिरता पैदा हो सकती है। आज सनातन की 85% लोग हैं। अंग्रेजों ने हम पर इतने सालों तक राज किया, तो क्या हमने ईसाइयों पर आक्रमण कर दिया? हमने अंग्रेजों की नीतियों के ऊपर आक्रमण करा, और आज तक हम ईसाइयों को यहाँ पर शिकार रहे। तो ये ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदू बोल रहे हैं कि जहां ईसाई देखे उनके ऊपर आप मूल से नाश कर दो। गलत बात है, ये जीनोसाइड को प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट है, इसको बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। ये मानव संहार के लिए कहीं ना कहीं ये एक ऐसी भूमिका बना रहे, एक ऐसा आधार बना रहे जो आगे चल करके कोई दंगे की स्थिति हो, कि स्टालिन के कथन के चलते होगा। तो स्टालिन को तत्काल प्रभाव से विजय, आपने सही बोला सुमन जी ने, भटनागर जी ने, विजय इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसके पास में मंत्रिमंडल के अंदर पूरे भारत का सर्वाधिक शिक्षित मंत्रिमंडल है, सब एजुकेटेड लोग हैं। उन सबको एकजुट होकर के एक निर्णय लेना चाहिए, जो निर्णय की मांग मैं आपके और अन्य चैनलों के माध्यम से करता रहा हूं, कि सनातन आयोग हम लोग गठित कर दें, ताकि आज के बाद सनातन के ऊपर कोई भी इस प्रकार की कुत्सित वाणी का प्रयोग करेगा तो उसको हम नियम के अंतर्गत दंडित भी कर सके और उसको शिक्षित भी कर सके। हम किसी धर्म की आजादी के खिलाफ नहीं है, किंतु एक बात स्पष्ट है, हमारे धर्म के ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो निश्चय ही हम एक हाथ पे शांत और दूसरे हाथ पे शस्त्र रखते हैं। हम हिंसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं भारत की तो लोग हैं, इन्हें भारतीय बनने के अंदर अभी वो ट्रेनिंग होना बाकी है। स्टालिन के अंदर कहीं ना कहीं वो जो लालच के जरिए परिवर्तित ईसाई है, जो डर के जरिए परिवर्तित ईसाई है, जो कहीं ना कहीं अपनी मौलिक पृष्ठभूमि को भूलने वाला ईसाई है, ये वो ईसाई दिख रहा है जो कि हमारे भारत के लिए घातक है। इसे दंडित किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है गौरव जी, मैं इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगी। ये जिम्मेदारी सरकार की बिल्कुल हो सकती है, उनके पास वो सामर्थ्य है कि इस तरीके का आयोग भी बनाया जा सकता है, और जिन लोगों को उस कमेटी में या उस आयोग का मेंबर बनाया जाए वो सख्ती से उस पर इन सारी चीजों को फॉलो कराएं, क्योंकि बार बार कब तक हम ये सारी चीजें करेंगे। आज तो एक बात बहुत अच्छी थी, चाहे मैं समाजवादी पार्टी की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, कम से कम भले ही ये राजनीतिक रूप से जुड़ने की कोशिश करें, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि सनातन के समूल नाश के ये भी विरोध में इस तरह की बात करना वो बिल्कुल भी इसके समर्थन में नहीं है। हाँ, देखिए, वो इनकी मजबूरी है, इनको अपनी धरातल समझ में आ गई है कि ये कहाँ खड़े हैं। सनातन का विरोध करेंगे तो इनका क्या होगा। ऐसा नहीं कि उन्होंने विरोध नहीं किया है, कांग्रेस के बंधु अभी कह रहे थे राम तो काल्पनिक है, राम तो हुए ही नहीं, मंदिरों में लोग लड़कियों को छेड़ने जाया करते हैं। ये सब कौन किसका नेता बोला। और कांग्रेस के नेताओं की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने सनातन के खिलाफ हमेशा कुछ न कुछ जहर उगलने का काम किया है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस के नेता हो, AIMIM हो, कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं है जिसने सनातन के खात्मे के उसको तोड़ चुकी। सनातन को तोड़ तोड़ करके ही तो इनकी राजनीति की दुकान चल रही थी, और अब इनको समझ में आ रहा है कि सनातन का नाम नहीं लेंगे। अखिलेश जी कहेंगे कि हम तो मंदिर बनवा रहे हैं, कोई कहेगा कि हम तो राम के परम भक्त हैं। तो इस तरह का सुर बदलता हुआ अब इन लोगों के बीच में दिखाई देगा, और दिखाई दे भी रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सनातन किसी आयोग का मोहताज नहीं है, सनातन किसी कानून का भी मोहताज नहीं है। सनातन एक स्वतः स्फूर्त धारा है जो बहती चली आ रही है, और समय समय पर आक्रांताओं ने इसी सनातन को खत्म करने का, नष्ट करने का काम किया है, चाहे वो
अभी वर्तमान में आप नौखाली देख लीजिए, या फिर खिलाफत आंदोलन देख लीजिए, और या फिर अयोध्या का जनसंहार देख लीजिए, ये सब उसी की पटकथा है। और पुराने कितने भी आक्रांताओं को देखेंगे तो सनातन को ही नष्ट करने आए थे, लेकिन वो स्वयं नष्ट हो गए। सनातन अनवरत पुष्पित पल्लवित हो रहा है। हाँ, एक बात जरूर है, हमको इस बात का गर्व है कि सनातन की रक्षा में संकट काल में अगर कोई खड़ा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा खड़ी हुई, जो सनातन के लिए बलिदान भी दी। और आज सनातन की ही डबल इंजन की सरकारें जहां जहां हैं वहां पर विकास दिख रहा है। वो सनातन की मूल चेतना से, उसकी विचारधारा से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः के ही मंत्र पर ये सरकार चल रही है। इसलिए सबको लाभ मिल रहा है, भेदभाव नहीं हो रहा है। 87 में से 57 एसडीएम एक जाति से नहीं बन रहे हैं। और अब इस सरकार में हमारे सनातन से सिख को काट कर अलग रिलीजन नहीं बनाया जा रहा है, हमारे बौद्ध को काट करके अलग से रिलीजन नहीं बनाया जा रहा है। ये सब धंधा पहले चल चुका है, बहुत चल चुका है। अब तो एकीकरण का समय आया है, सनातन का सूर्य उदय हुआ है और इसका प्रचंड ताप तो अभी आना और बाकी है। पूरे विश्व में फैलेगा सनातन का ध्वज, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था वैसे पूरे विश्व में फहराएगा। चलिए, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत सकारात्मक रूप से चीजें जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसी बयान आपने दे दिया है कि कांग्रेस की तरफ से मैं अब उम्मीद नहीं कर रही कि वो कुछ सकारात्मक कहेंगे। हाँ बीबी शर्मा जी बोलिए, मुझे लग ही रहा था कि कुछ आएगा, बोलिए। नहीं, मुझे पता था, देखिए राखी जी, मुझे पता था ये घूम फिर के वहीं आना, नहीं तो राजनीतिकरण करना ही करना है। हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में अपनी राय रख दी कि नहीं जी, सनातन के अगर समूल नष्ट करने की कोई बात करता है तो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन ले दे कि इन्होंने राजनीतिकरण उसका कर ही दिया ना। डबल इंजन की सरकार इनके राज्यों में चल रही है। अब देखिए, सनातन का सबसे ज्यादा अपमान किन लोगों ने करा है। अगर इस बात पे आते हैं तो भाजपा से बड़ा सनातन का अपमान करने वाला कोई नहीं है। अयोध्या में सैकड़ों की तादाद में मंदिर तोड़े गए हैं। वाराणसी में कॉरिडोर बनाने के नाम पे सैकड़ों की तादाद में मंदिर तोड़े गए। बाकी बिहारी कॉरिडोर बनाने के नाम पे 700-700 साल पुराने, 800-800 साल पुराने मंदिर तोड़ने का काम कौन कर रही है? भाजपा कर रही है। मणिकर्णिका घाट का सौंदर्यकरण के नाम पे इतने प्राचीन घाट का बर्बाद करने का काम किसने करा? भाजपा ने करा। मैं नहीं चाहता था कि आज इस मामले में मैं राजनीति में बात पढ़ूं या राजनीतिक टिप्पणी करूं, लेकिन ये लोग बात नहीं आने वाले। इनका काम ही यही है। धर्म के नाम पे इन्होंने सिर्फ अपनी दुकान चलाई है, अपनी दुकान सजाई है। आज जिस राज्य में भी इनकी डबल इंजन की सरकार है, अगर मैं दिल्ली की बात करूं या मध्य प्रदेश की बात करूं, कहीं की भी बात करूं, धर्म के आधार बना के सीढ़ी चढ़ के राजनीति की सत्या पे तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा नुकसान करने का काम यही कर रहे हैं। उज्जैन कॉरिडोर का बताइए जरा। 70 करोड़ लोग कुंभ में स्नान कर रहे हैं। कैसी मूर्तियां बनाई थी? ऐतिहासिक मूर्तियां, ऐसे कार्यक्रम कितना बड़ा घोटाला करा इन्होंने इसी सरकार के दौरान हो रहा है। कितना बड़ा घोटाला करा? मैं राखी जी बताएं, उज्जैन महाकाल में कितना बड़ा घोटाला करा? रेजिन की मूर्तियां बना के लगा दी, वो पहली आंधी बारिश में आ गई, सारी की सारी मूर्तियां उड़ गई, करोड़ों रुपए खा गए उसमें, करोड़ों रुपए। और ये सनातन की बात करते हैं। मैं नहीं चाहता था कि आज इस मामले को उठाऊं, क्योंकि बात जो गलत है किसी भी धर्म के बारे में कही जाए, चाहे वो सनातन के बारे में, चाहे वो इस्लाम के बारे में, चाहे वो बौद्ध के बारे में, चाहे जैन के बारे में, गलत है। हमें अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, हमें अपने धर्म पालन की आजादी है। हम उसके प्रमोशन के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन दूसरे के खिलाफ बात करने के लिए हम स्वतंत्र नहीं है। लेकिन लास्ट एंड फाइनल इन्होंने वहीं आके ठीकरा फोड़ दिया, तो अब ये सुनेंगे भी फिर बात। बताइए, उज्जैन महाकाल में आपने करोड़ों का घोटाला क्यों करा था? रेजिन की मूर्तियां क्यों लगवाई थी पत्थर की मूर्तियों के नाम पे? है कोई आपके पास जवाब? मणिकर्णिका घाट अदालत में गए, आपके आरोप लगा देने से नहीं खुश होगा। आरोप क्या है? साफ है, आपने आरोप लगाया कि मूर्तियां तोड़ी गई, मूर्तियां तोड़ी गई, लेकिन आज 14 करोड़ लोग पूरे एक वर्ष में पूरे विश्व से आके दर्शन करके गए। उसी काशी विश्वनाथ मंदिर में गए। सर्वाधिक संख्या उज्जैन महाकाल में दर्शनार्थियों की जा रही है, आज इसी कालखंड में जा रही है। क्यों नहीं आपके समय में जाती थी भाई? क्यों नहीं आपके समय? आपके समय में सोना चोरी कर लिया जाता था। आपके समय में 1984 में उसी काशी विश्वनाथ का सोना चोरी कर लिया गया था। ये जो साथी आप बात कर रहे हैं, सनातन की बात निकली तो सनातन को सभी लोग फॉलो करते होंगे सर। हम में से कोई नहीं है जो सनातन विरोधी होगा। उस तरीके से ये चर्चा चल रही थी, लेकिन ठीक है, आपने करा था ना उज्जैन महाकाल में। इसी राजनीतिक सनातन को नाश करने के लिए आपने भारत को सरिया वाला देश बना दिया था। आपने इस्लामिक राष्ट्र में तब्दील कर दिया था। कांग्रेस ने कभी ऐसी कोई बात नहीं करी, ना शरिया का देश बनाया बोर्ड कौन लाया था, ना जरिया का देश बनाया। कौन लाया था? काम आप ध्रुवीकरण का काम आप भाजपा वालों का है। कांग्रेस का कभी कोई ऐसी मंशा कभी नहीं। वर्षिप एक्ट कौन लाया था? करने की प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कौन लाया था? कांग्रेस नहीं उसी पाप की देन है कि आप सत्ता में आ नहीं पा रहे। शर्मा जी एक सेकंड सर, क्योंकि समय की भी सीमा है, प्लीज झगड़ा मत करिए। बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था कि हम सब सनातन को मानने वाले हैं और कोई इसके विरोध में नहीं है। जो इसके लिए बोलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्लीज अब थोड़ा सा राजनीति से हटके डीपी यादव जी, समय की सीमा अपनी बात पूरी करिए सर। उस वक्त पता नहीं आप शायद नेटवर्क में नहीं थे, आपका ऑडियो नहीं आ रहा था।
जल्दी से बोलिए। डीपी आदर्श जी, के प्रवक्ता ने सिद्ध कर दिया है कि ये हर चीज में राजनीति चाहते हैं। जब मैंने पूरी तौर से स्टालिन की बात से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग किया और उसका पूरा जो है हमने उसकी भर्त्सना की। स्टालिन पाल रखा था। तो ये बताइए भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यही चाहते हैं कि धर्म का राजनीति हो, वो वैसे बहुत देर बाद जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। ये लोग क्या करेंगे बात सनातन की और हिंदू धर्म की फलाने की ढकाने की। देखिए इनका सिर्फ एजेंडा यही है कि देश जो है धर्म और जाति के राजनीति में रह करके बट जाए और ये अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहे। लेकिन अयोध्या वालों ने बता दिया कि हम आपको हराएंगे। अगर आप बार बार धर्म की बात करेंगे तो आपको अयोध्या में सजा मिलेगी, आपको चित्रकूट में सजा मिलेगी, आपको प्रयागराज में सजा मिलेगी और आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी आपको सजा मिलेगी। अभी भी सुधर जाओ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, समय है। आप लोग सार्थक राजनीति करिए, धर्म की राजनीति से ऊपर उठिए। धर्म अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है। क्यों घालमेल करते हो भाई? क्यों मिलाते हो दोनों को? अब देश के लोग इतने नादान नहीं रह गए हैं। आपको जितना कुछ करना था आप कर चुके हैं। अब आप जो है अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और खिसकिए यहाँ से। ठीक है, चलिए। हाँ, सुमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए जल्दी से। राखी जी, मेरा एक सुझाव है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से कई मामलों में स्वयं संज्ञान लेता है, हाँ, ये जो स्टालिन वाला मामला है, ये सर मैंने ये बात रखी थी, मैंने ये बात इसीलिए इससे पहले रखी थी। लोगों की भावनाएं आहत हुई है। हमारे चीफ जस्टिस है, उनसे निवेदन करूंगा मैं कि वो खुद इसका स्वयं संज्ञान लें और स्टालिन को पूछें कि इस तरह से आपने जुर्रत कैसे की है कि आपने करोड़ों करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मुझे लगता है कि हमारे चीफ जस्टिस इस मामले का स्वयं संज्ञान देंगे। मैंने इसीलिए सर इसके पहले जब मैं शैलेशानंद जी से सवाल कर रही थी तब मैंने यही बात रखी थी कि हमारे संविधान में जितने चीज़ों के लिए सब कुछ फिक्स्ड है, यदि उससे इतर कोई जाता है तो सुप्रीम कोर्ट वो शक्ति है, वो पावर है कि वो स्वतः संज्ञान ले सकती है। ये बात मैंने इसीलिए कही थी। तब फिर किसी की जरूरत ही नहीं है, तब जवाब भी देना पड़ेगा और एक्शन भी हो सकता है। हाँ, क्योंकि समय की सीमा। कुछ कह रहे हैं बीबी शर्मा जी, जल्दी से बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट की जो बात करी जाती है स्वतः संज्ञान लेने की, तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ एक तरफा होकर नहीं चलना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को फिर उस पर भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। जब जुलूस निकाले जाते हैं और धार्मिक भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, तेल लगाओ डाबर का, वंश मिटा दो बाबर का, इस तरह के नारे लगा के पूरे मुस्लिम समुदाय को डराया जाता है, उन पे भी स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। अगर कोई सनातन के समूल नष्ट की बात करता है उन पे संज्ञान लेंगे, तो इस्लाम के अगर नष्ट करने की कोई बात करता है तो उस पर भी संज्ञान लेना जरूरी है। बिल्कुल संविधान के अनुरूप चलना पड़ेगा, बराबरी से देखना पड़ेगा, एक तरफा होकर नहीं फैसला कर दें। अगर वो सुप्रीम कोर्ट इस तरह के संज्ञान लेता है लगातार, हम बिल्कुल उसके समर्थन में हैं। बिल्कुल, चलिए ठीक है, समय भी हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा धर्म को लेकर बयान दिया। बिल्कुल, देखिए जितनी भी बातें अभी तक आई हैं, एक बात तो सही है कि सनातन को लेके जो कुछ भी एक जहरीली जुबान निकली है और एक ऐसा विवादित बयान भी निकला है, उसका कोई भी समर्थन नहीं करता, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। लेकिन हाँ, वो ये जरूर एक पॉइंट निकल कर आया कि यदि इस तरह के बयान कोई भी दिग्गज किसी भी स्टेट से देता है, वो कितना ही बड़ा हो, उस पर यदि संज्ञान लिया जाए, क्योंकि किसी भी धर्म के लिए, किसी भी जात के लिए, किसी भी भाषा के लिए आप इस तरह से टिप्पणी नहीं कर सकते, आप उसके समूल नाश की बात नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट यदि खुद इस पर संज्ञान लेके चीजों को करे तो शायद एक बड़ा सॉल्यूशन निकल सकता है, क्योंकि ऐसे उल जुलूल बयान वाकई अच्छा संदेश नहीं देते। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।